सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के राजन सीरीज को। जो नई राजन सीरीज है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिया है बहुविकल्पीय में। 2 पार्ट में पहले वीडियो बनी है। 25-25 प्रश्न हमने एक एक वीडियो में देखा है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। अब इसके आगे 2 वीडियो, एक ये वीडियो और इसके बाद एक और क्लास और होगी, जिससे आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं राजन सीरीज पढ़ा चुका हूं, दोबारा आपको पढ़ा रहा हूं। यह नई राजन सीरीज है, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्लासेस भी आपका ले लिया है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं और आपका मास्टर क्लास, फॉर्मूले की क्लास और मॉडल पेपर सभी चीजें उपलब्ध हैं। सभी क्लास आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उसमें पहले मैथ की क्लासेस आपको, फिर उसके बाद राजन पाउंड सीरीज मिल जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद आपको मास्टर क्लास देखने को। एक क्लास में पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है सेकंड सेमेस्टर का, तो पूरी तैयारी मैंने आपको करा दी है। 25 में 25 नंबर आप स्कोर करके आ सकते हो बहुत ही आराम से, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्न को इस क्लास में 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 10-20 की उच्च सीमा क्या है। अब वर्ग अंतराल होता है। अब इसमें देखिए, ये निम्न सीमा होता है, जो बाएं तरफ लिखा होता है, जो दाहिने तरफ लिखा होता है वह क्या होता है, उच्च सीमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 जो कि वह उच्च सीमा होगी। इसके बाद देखिए 52 है, वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आप क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 70/2 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे 35, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 53 है, 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है। असमान परमेय संख्याएं जैसे कि 2/3 हो गया और 7/8 हो गया। तो इसके बीच दोस्तों आप अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे आप निकाल सकते हो, जैसे कि अभी बटे में लिखा हो 108 और इसी तरीके से 101/8, 102/8, 103/8, ऐसे कर करके आप बहुत सारे भिन्न दो भिन्नों के बीच में 2 परिमेय संख्याएं, जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे अनंत, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न है, 21 की अनुवर्ती, 21 की अनुवर्ती, ठीक है। पहले आप 21 की अनुवर्ती मतलब 21 के बाद आने वाली संख्या, यानी कि 21 में 1 जोड़िए तो क्या मिलेगा, 22। फिर देखिए 22 की अनुवर्ती संख्या पूछा है, 21 की अनुवर्ती क्या हो गया, 22 हो गया। अब 22 की अनुवर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 22 की अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, 22 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 23। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा 23, वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा समझने की जरूरत है। आप जल्दीबाजी में 21 की अनुवर्ती संख्या लगा करके आ जाओगे 22, लेकिन यहाँ उत्तर क्या सही होगा, 23। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा की माप होगी। एक आयताकार मैदान है, आयताकार माने कि आयत के आकार का, रेक्टेंगल। आयत आप सभी ने पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एरिया बराबर a इंटू बी। ए लंबाई हो गया, बी चौड़ाई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एरिया आपको दिया गया है 0.5 हेक्टेयर है और देखिए भुजा मीटर में दिया गया है। तो 0.5 हेक्टेयर को पहले आप बदल दीजिए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। हेक्टेयर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब 0.5 का गुणा होगा किसी भी
संख्या में तो वह आधा हो जाता है, 10,000 का क्या रह जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना मिल गया हमको 5,000 मीटर स्क्वायर और एक भुजा है 125 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 125 गुणे दूसरी भुजा b, या फिर b बराबर लिख सकते हैं 5,000 बटे 125। 125 से 500 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और यहाँ बचा है शून्य, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 मीटर दूसरी भुजा जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। एक भुजा 125 आपको दी गई थी, दूसरी भुजा कितनी निकल आएगी 40 मीटर। ठीक है, और इसका एरिया आप निकालोगे आयत का तो आपको मिलेगा 5,000 मीटर स्क्वायर, जिसे आप क्या बोल सकते हो 0.5 हेक्टेयर। इसके बाद देखिए 56 है, एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब बराबर, अब देखिए घन सेंटीमीटर दिया गया है, लीटर दिया गया है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे घन सेंटीमीटर और बाकी लीटर्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो एक मीटर क्यूब या एक घन मीटर बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो पहले आप लीटर को समझिए। एक लीटर बराबर होता है, एक लीटर बराबर होता है 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। आप 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर गहरा अगर एक छोटी सी टंकी बनाएंगे तो वह कितना होगा 1 लीटर का होगा। ठीक, इसी तरीके से अब देखिए एक मीटर क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, मीटर की जगह लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और मीटर क्यूब था तो यहाँ आ जाएगा क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब को हमने लिख दिया 1 इंटू 100 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए 100 का गुणा 3 बार होगा तो कितना जीरो लग जाएगा 6 जीरो, 2 जीरो का गुणा 3 बार होगा, समझ लीजिए 100 का गुणा 3 बार, तो 100 के आगे 6 जीरो और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लीटर में दिया गया है, 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है, ये तो सही है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 लाख घन सेंटीमीटर। अब इसे अगर लीटर में बदलना हो, इसी को लीटर में बदलना हो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर कट जाएगा और ये 3 शून्य कट जाएगा और उत्तर आपको मिल जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, तो अगर पूछता है एक घन मीटर में कितना लीटर होगा तो 1000 लीटर होगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा अगर कोई टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। कोई भी टंकी आप बनाइए किसी भी चीज से, ईंट से जोड़ के बनाइए कैसे भी, अगर वह 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर का पानी आएगा। और सामान्यतः जो आपके छतों पे टंकी होती है वह 500 लीटर की होती है। ठीक है, और बड़ी टंकी अगर आप लेते तो वो 1000 लीटर की होती है और वो गोल शेप में होती है, सिलेंडर के फॉर्म में होती है। और यहाँ पे क्या बात हो रहा है घनाकार, घन के आकार का, क्यूब के आकार का, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ से एक अंदाजा आपको लगता है। ठीक है, कई सारे अगर आपके मन में दिमाग में अंदाज है कि हाँ 1 लीटर कितना होता है, जैसे आपको मैंने बताया 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर गहरी टंकी, ये हो गई 1 लीटर। 1 लीटर आप लोग ज्यादातर देखते ही होंगे। आधा लीटर, 1 लीटर का आप दूध का पैकेट लाते हैं आधा लीटर का, और आपने आधा लीटर 1 लीटर जो दूध देने वाले होते हैं उनका देखा होगा, वो रखते हैं मापने के लिए। और 1 लीटर का आपने देखा होगा तेल की जो बोतल आती है, तो 1 लीटर का पानी देखा होगा आपने। 1 लीटर का अनुमान है आपको तो 1000 लीटर, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान पे ही आप बहुत सारी कॉमन सेंस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है जो भी आप सीखते हो उसको अपने दिमाग में बिठाना, उसको पचाना। ठीक है, तो आप लोग ये काम भी जरूर करा करिए, अंदाज लगाया करिए। हर चीज आप
रटने का प्रयास मत करिए, समझने का और उसको अनुमान लगाने का, उसको साथ लेके चलने का प्रयास किया करिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। अब आयत चित्र इंग्लिश में पढ़ने वालों ने हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, और हिस्टोग्राम कैसा दिखता है, इस तरीके से। आयत चित्र जिसे हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से वर्ग अंतराल होते हैं और इस तरीके से यह बना होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल बने होते हैं, और ये जो ऊंचाइयां होती हैं यह बारंबारता, इस पे बारंबारता दिखाते हैं हम लोग। वाई एक्सिस पे बारंबारता दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी देखिए बारंबारता अधिक होगी उतनी ही इस आयत की ऊंचाई ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप प्रश्न दोबारा पढ़िए। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत, वर्ग अंतराल पे बने आयत मतलब कि ये जो आपको बिल्डिंग्स की तरह दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का जो क्षेत्रफल है, इन बिल्डिंग्स का क्षेत्रफल समानुपाती होगा किसके, वर्ग अंतराल के। देखिए वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं किस वर्ग अंतराल में आप खड़े हैं, और वर्ग चिन्ह से, वर्ग चिन्ह अभी आपने पढ़ा था उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों के बीच का, इससे भी मतलब नहीं है। वर्ग की बारंबारता, देखिए वर्ग की बारंबारता से यहाँ पे मतलब है क्षेत्रफल। अब देखिए बिल्डिंग उतनी ही ऊंची होगी, जितनी अधिक बारंबारता होगी उतनी ही ऊंची होगी, और उतना ही अधिक उसका एरिया क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसी के समानुपाती होगा, इसी के प्रपोर्शन में होगा, वर्ग की बारंबारता के प्रपोर्शन में होगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा वर्ग की बारंबारता की यह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और वर्ग की संचयी बारंबारता से भी कोई मतलब नहीं है क्षेत्रफल का। तो इस तरीके से आप देख चुके हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 58 है संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र आपने बनाया होगा 10th में, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो। संचयी बारंबारता बंटन आपको निकालने को कहता था और तोरण चित्र आपसे बनाने को कहता था। तो संचयी बारंबारता वक्र को ही हम क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 59 है वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं। पूरा पूरा कोई वस्तु एक दूसरे को ढक ले रही है, पूरा पूरा बस एक सरफेस पूरा ढक ले रही है, बाकी सरफेसेस से नहीं मतलब है, एक सरफेस पूरा ढका जा रहा है तो उसको अध्यारोपण कहा जाता है। ठीक है, इम्प्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अध्यारोपण ये हो गया। अब सर्वांग समता होता है, देखिए सर्वांग समता। अब देखिए सर्वांग समता, जैसा कि सर्वांग समता, सर्वांग समता में ही आ रहा है सर्वांग मतलब कि सभी अंग समान। तो सभी अंग अगर समान होते हैं तो वस्तुएं आपस में या आकृतियां आपस में सर्वांग सम होती हैं। जब उनका सब कुछ बराबर हो, आप देख के बता ही ना सको कि कौन ये है कौन ये है। जैसे दो बच्चे ट्विंस होते हैं तो उनका चेहरा एक तरीके का, हाथ पैर और उनका वजन लंबाई सारी चीजें एक होती हैं, तो उसी को सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समान बनावट आपको देखने को मिलती है, समान आकार आपको देखने को मिलता है और समान क्षेत्रफल देखने को मिलता है, ये सभी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन द यहाँ पे आप सही हो जाएगा, सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता आप समझ रहे होंगे। अब सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। अब सर्वांग समता में दो त्रिभुज अगर हैं तो उनमें क्या होगा, संगत कोण। जो संगत कोण आप लोग समझते होंगे, जैसे दो त्रिभुज इस तरीके से बिल्कुल समान त्रिभुज, यहाँ पे थोड़े अलग दिख सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल समान त्रिभुज बनेंगे। ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं संगत कोण। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समान होती हैं। ठीक है, समान भुजाएं होती हैं, सभी समान भुजाएं होती हैं और समान क्षेत्रफल भी, एरिया भी बराबर होता है। तो ऑप्शन द ये सभी सही हो जाएगा। ठीक, अब सर्वांग समता की शर्तें, जैसे दो वस्तुएं हमको दी गई हैं तो केवल देख के हम लोग तो समझ जाते हैं कि हाँ सर्वांग सम है, ये आकृतियां सर्वांग सम है,
वस्तुएं सर्वांग सम है। ठीक है, और सर्वांग समता की शर्तें त्रिभुज में, अब त्रिभुज, दो त्रिभुज हमने बना के देख के तो जान गए कि हाँ लंबाई समान दिख रही, सभी भुजाओं की सभी कोण समान दिख रहे हैं, तो ये सर्वांग सम होंगे। लेकिन हम प्रूफ कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से हम लोग दिखाते हैं। अगर एक भुजा एक कोण और एक भुजा यह बराबर होते हैं तो उनको हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। इसी तरीके से सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भी सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और दो कोण और उसका संगत भुजा अगर बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो ये तीनों शर्तों से हम लोग त्रिभुजों में सर्वांग समता देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये सभी, यह सही हो जाएगा। इन सभी तीनों से सर्वांग समता की ये तीनों शर्तें हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। दो समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। अब देखिए समान कोण है, देखिए कोण जो है वह समान है और क्या है, भुजाओं का अनुपात समान है। भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा, मतलब कि ये भुजा अगर 1/2 है तो ये जो भुजा है दूसरी वाली, ये भी भुजा इन दोनों भुजाओं में भी अनुपात 1/2 का है। ठीक है, तो समान कोण, सभी कोण समान कोणीय दो सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की ही बात नहीं कर रहा है लेकिन त्रिभुज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। चाहे तो आयत ले सकता है, वर्ग ले सकता है, पेंटागन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज से मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए भुजाएं समानुपाती हैं, समान अनुपात में है, समान नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो भुजाएं अगर बराबर होती और कोण तो बराबर बता ही रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन यहाँ भुजाएं समान अनुपात में है तो हम लोग क्या कहेंगे, समरूप हैं, एक तरीके से दिखने वाले हैं। लेकिन एक तरीके से दिखने वाली आकृति है लेकिन आकृति बड़ी छोटी हो सकती है तो वह सर्वांगसम नहीं होगी, समरूप होगी। ठीक, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त्य है। अब 10, 65 और 91 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकाल लीजिए। देखिए 10, 65 और 91 का लासा हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 2 से भाग देने का प्रयास करते हैं। 2 से भाग जा रहा है, किसी एक में भी जा रहा है तो देंगे क्योंकि हम लासा निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये 65 का 65 ही रहेगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, और ये 91 का 91 ही रहेगा। अब देखिए 2 से भाग जाना बंद हो गया, किसी भी संख्या में नहीं जा रहा तो 2 से नहीं देंगे। फिर चेक करेंगे कि 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 3 से चेक करेंगे तो 3 से नहीं जा रहा है किसी में। फिर देखेंगे 4 से, फिर देखेंगे 5 से, तो 5 से जा रहा है तो 5 से भाग देंगे। देखिए 5 1 हो जाएगा और ये 1 और 3 13 बार में चला जाएगा, और इसमें नहीं जाएगा तो इसको यूं ही लिख लेंगे। इसके बाद देखिए किस संख्या से भाग जा रहा है, तो 13 से भाग जा रहा है, तो 13 से काटेंगे 13 को एक बार में, और 13 सत्ते 91 होता है तो 7 बार में ये जाएगा। अब देखिए केवल 7 बचा है और 7 से कटेगा तो 7 से भाग दे देंगे। अब लासा लिखेंगे, तो लासा लिखते समय क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं इनको लिखेंगे गुणे के रूप में। तो 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7। अब देखिए 2 का गुणा 5 में होगा 10 और 13 में होगा तो 130 हो जाएगा, और गुणे 7। अब 7 का गुणा करिए 130 में, शून्य का शून्य रह जाएगा, और 7 त्रिक 21 के एक हाथ से लगेगा 2, और 7 के 9 7 2 9 910 लासा मिल जाएगा आपको 10, 65 और 91 का 910। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 असमान परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या होती है, यह मैंने आपको पहले ही बताया। अनंत बीटीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है और 2019 में भी पूछा गया है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2019 डीएलएड 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2 असमान परमीय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 है,
ब्रैकेट लगा है, 3 धन 2 लिखा है और गुणे में लिखा है 7। तो देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो 3 में गुणा होगा 7 का, फिर धन का चिन्ह है, धन लगेगा, फिर 2 में गुणा होगा 7 का, यही होगा। ठीक है, तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन बा में दिया गया है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 67। एक ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस 9 का गुणनफल है। दोनों का गुणा करके आपको बताना है कितना आएगा। तो देख लीजिए, एक ब्रैकेट में है x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 9। ठीक, तो अब ब्रैकेट आप खोलोगे, ये पहला ब्रैकेट खोलिए तो x का गुणा होगा x माइनस 9 में इस पूरे ब्रैकेट में, और माइनस 7 का गुणा होगा फिर से x माइनस 9 में। ठीक, तो अब गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट खोलिए तो x का गुणा x में x स्क्वायर, और माइनस 9 में गुणा होगा x का तो ये हो जाएगा माइनस 9x। अब देखिए माइनस 7 का गुणा होगा x में तो ये हो जाएगा माइनस 7x, और माइनस 7 का गुणा 9 में होगा तो 9 सत्ते 63, तो धन 63 आ जाएगा। अब इसी को लिख लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 16x और प्लस 63, इतना आपका उत्तर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। तो ऑप्शन आ में दिया गया है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों आपको पता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, एरिया कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है 48 और 1/2 आधार जो आपको निकालना है। ठीक है, तो आधार को आ से ऐसे ही लिख दीजिए और गुणे ऊंचाई आपको कितना दिया गया है 8। तो अब देखिए 2 से काटिए 8 को, 4 बार में कट जाएगा तो 4 गुणे आधार बराबर हो गया है 48 के, और आधार बराबर आप निकालोगे 48/4 हो जाएगा, क्योंकि उधर बराबर के उधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 48/4 कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 चौक 48 होता है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 12, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या है 69। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब देखिए नंबर लाइन, आप देखिए नंबर लाइन पे देखिए, नंबर लाइन पे देखिए बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरीके से होता है, और इधर नंबर लाइन के -1 -2 -3 इस तरीके से होता है। और नंबर लाइन पे जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, संख्या का मान जो होता है बढ़ता है। ठीक, बाएं से दाएं जब आप चलोगे, ठीक, तो -1 जो होगा वह बड़ी संख्या होगी और -2 जो होगा वह छोटी संख्या होगी। माइनस में उल्टा होता है। अब जैसे 1 जो है वह छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है, इसी तरीके से माइनस में उल्टा होता है, -1 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे -4/9, -4/9 यहाँ होगा, देखिए 0 और -1 के बीच में -4/9 होगा। ठीक, -4/9 यहीं कहीं होगा। ठीक, ये होगा -4/9, और इससे छोटी संख्या हमको निकालनी है तो इधर ही मिलेगी, बाएं तरफ मिलेगी। ठीक है, अब बाएं तरफ आप जाओगे तो देखिए -1/9, -1/9 वो इधर मिलेगा आपको 0 के और करीब, तो -1/9 वह बड़ी संख्या होगी। देखिए -4/9 लिखा हो और -1/9 लिखा हो, देखिए हर समान है, और अंश किसका बड़ा है, देखिए तो इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, और ऋण में बड़ा है, तो संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यह छोटी संख्या है, यह बड़ी संख्या है, जबकि हमको इससे छोटी संख्या निकालना है ऋण 4/9 से। तो ऋण 4/9 से छोटी संख्या अगर आपको देखना है तो वह होगा ऋण 7/9।
तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन बा और सा जो दिया गया है ये धनात्मक संख्या है, यह जीरो के इधर होंगी, ठीक है, जीरो से इधर होगी, तो इस ऋण 4/9 के दाहिने में है, तो ये बड़ी संख्याएं होंगी। जो आपको पता है सभी माइनस संख्याओं से कोई भी पॉजिटिव संख्या तो बड़ी ही होगी, तो इस तरीके से ऑप्शन बा और सा नहीं सही होंगे। हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो ऑप्शन दा ऋण 7/9 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, 16, 32, 64 का लासा होगा। तो लासा यहाँ तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 16, 32 और 64। तो अगर आपको लासा निकालना है तो आप देखिए सबसे जो भी संख्याएं दी गई हैं सबसे बड़ी जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 64 है, अगर यह बाकी दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभक्त हो रही है, कट रही है, तो यह जो सबसे बड़ी संख्या है यही क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तो यहाँ पे 64 जो है वह 32 और 16 दोनों से कट रहा है पूरा पूरा, तो 64 जो हो जाएगा यही लासा हो जाएगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 64 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बाकी की जितनी संख्याएं हैं सभी से कटनी चाहिए, ठीक है, अगर किसी एक से भी नहीं कट रही है तो वह लासा नहीं होगा, अगर बाकी सबसे कट रही है तो वह लासा होगा। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन आ सही हो जाएगा और निकाल के भी आप देखोगे तो 64 आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, समीकरण 1.5y-7 बराबर 0.5y का हल है। अब इसको हल करना है, 0.5y इधर आएगा और 1.5y में से घट जाएगा 0.5y, और ऋण 7 इधर आएगा, ये हो जाएगा 7, और y बराबर आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है 7, तो y का मान क्या हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, y और ब्रैकेट में z माइनस एक्स, फिर प्लस जेड एक्स माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट आप खोलोगे तो यहाँ पे वाई जेड और यहाँ पे माइनस एक्स वाई और यहाँ पे एक्स जेड और यहाँ पे माइनस वाई जेड और यहाँ पे प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई ये कट जाएगा, ठीक है, आपस में सब कट के शून्य हो जाएंगे। 6 पद मिलेंगे, 3 पद पॉजिटिव होंगे और 3 पद नेगेटिव होंगे, तो वह सभी आपस में क्या हो जाएंगे, कट के शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन दा यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, एक लाइन का सोल्यूशन है, ऑप्शन दा जो हो जाएगा शून्य है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार 15 है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। एरिया आपको दिया गया है 45 है और हाफ इंटू आपको क्या दिया गया है, आधार 15 दिया गया, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2 का गुणा या 15 से आप 45 को काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा और यहाँ 1/2 है, बटे में जो 2 है वो इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और ऊंचाई बराबर आपको कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सा जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको निकालना होता है, मतलब कि वह संख्या जिसको अगर हम लोग किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे x दिया गया है, अगर x में उसको जोड़ते हैं हम लोग तो हमें x ही मिले, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, शून्य होता है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम निकालना है आपको इसका, 56, 70 और 84 का, तो निकाल के देख लीजिए 56, 70 और 84 का। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 और 1 बचेगा और ये 6, 16 हो जाएगा और 8 बार में ये हो जाएगा 3 और 5 35 और ये हो जाएगा 4 और 2, फिर 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 14, ये 35 का 35 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 और 1, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 21। अब देखिए 3 से काटेंगे, ये 7, ये 35 और 21 को 3 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, अब 7 से नहीं तो 5 से आप काट लीजिए, 5 से पहले भाग जाएगा तो 5 से काटेंगे
तो हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। फिर 7 से काटिए, 7 से काटेंगे तो 1 1 और 1। एलसीएम लिखेंगे लासा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 1 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और 24 25। 24 25 कितना हो जाएगा 120 और गुणे 7। अब 7 का गुणा होगा शून्य में शून्य, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगाइए 7 एक नम 7 एक 8, 840 आ जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है 840, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपने 25 प्रश्न और देख लिए। उम्मीद है यह 25 प्रश्न आपको बिल्कुल सही समझ में आए होंगे और यह पूछे हुए प्रश्न थे तो आपको अंदाजा लगा होगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कितना प्रश्न सही हुआ यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप तो मुझे कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा डेफिनेटली, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कम समय में सभी लोग इसी तरीके से आसानी से सभी क्वेश्चंस को समझ पाएं और अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएं। और इसी तरीके से सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन होगा उस पर आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी जो नोटिफिकेशन है वह आपको मिल पाए। और सभी वीडियोस की लिंक आपको मैं नीचे दे दे रहा हूँ। गणित की सभी वीडियोस आप देख सकते हैं और आपके बाकी जो 6 सब्जेक्ट और हैं उनको भी आप देख करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सभी विषयों को पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया है, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से ना करो। तो आप सभी चीजों को किनारे रख करके आपका एग्जाम आ गया है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पूरा समय आप अपने पढ़ाई के लिए निकालिए। यह समय आपके पढ़ाई के लिए ही है, यह समय आप कहीं और मत दीजिए, ठीक है। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।